नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे 18 जून 2024 को यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ था उसके आंसर की के ऊपर, पेपर के नेचर के ऊपर भी हम बात करेंगे कि पिछले साल से पेपर आसान था, कठिन था या फिर मीडियम में था। और तीसरा पॉइंट कि इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है। तो इन तीनों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और इसके पहले हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी अलग अलग जगहों पर परीक्षा देने के बाद आंसर की को मिलाए होंगे। हम हो सकता है कि अपेक्षाकृत थोड़ा सा लेट आप सभी के सामने इस पेपर को लेकर आ रहे होंगे, क्योंकि हमने अभी हाल ही में एमपीपीएससी के प्रश्न पत्र से सबक लिया कि जल्दबाजी में हमें बच्चों से प्रश्न के ऊपर डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि विश्वास बनाने में कई वर्ष लगते हैं और तोड़ने में कई क्षण या सेकंड भर भी नहीं लगता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस चैनल की जो भी प्रामाणिकता है उसको हम बनाकर रखें। इसलिए जिन भी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे उनकी आंसर की एकदम प्रामाणिक होगी और आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखें, बाकी हम सभी बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पत्र मुझे मिला है, आप ही लोगों में से एक हमारे विद्यार्थी ने टेलीग्राम चैनल में भेजा था, उसी को हमने आधार बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 51 आप देख रहे हैं, पूछा गया है कि पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन भंडाक किम कह भेंटो कंत तुम ना मोहि पावन पाक। यह कवितांश जयसीकृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया है। तो यहाँ पर पूरा क्लियर है कि नागमती वियोग खंड से ये प्रश्न बनाया गया है। पूछा गया है कि ये जो कवितांश है ये किस महीने के वर्णन के अंत में आया हुआ है। तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, सावन महीने के आखिर में इसको दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बहुत पहले से अपने चैनल पर यूनिट 5 हिंदी कविता को लेकर लगातार वीडियो बनाता रहा। कबीर से लेकर जो एकदम आखिरी कबीर है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, सबकी कविताओं पर हमने चर्चा की। जो गंभीर विद्यार्थी थे उन्होंने इस वीडियो को देखते रहे वो, लेकिन कई बार लोगों को लगा कि हम केवल हिंदी कविता पर चर्चा कर रहे हैं, बोरियत सी महसूस हो रही है, तो हमने ट्रैक को चेंज भी कर दिया। लेकिन आप देखिए कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर प्रश्न कविताओं से रिलेटेड है। तो पहला जो यहाँ पर प्रश्न है यानी 51वां प्रश्न है, जिसका सही जवाब है सावन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कविता संग्रहों के उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कविताओं का नाम दिया गया है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, जिसका प्रकाशन हुआ 1984 ईस्वी में। पत्थर फेंकता हूं, जिसका प्रकाशन हुआ सन 2010 ईस्वी में। चांद की वर्तनी, जिसका प्रकाशन हुआ था 2006 ईस्वी में। चांद का मुंह टेढ़ा है, जिसका प्रकाशन हुआ 1964 ईस्वी में। नए इलाके में, जिसका प्रकाशन हुआ 1996 ईस्वी में। तो इस तरीके से हम अगर पहले से बाद के क्रम में इसको लगाएं तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सही जवाब हो रहा है यहाँ पर। आप देखेंगे इसका जो कूट है कि पहले नंबर पर डी आएगा, इसके बाद दूसरे नंबर पर ए आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पर सी आ रहा है, यहाँ ई आ रहा है, फिर आप देख रहे हैं कि चौथे नंबर पे सी आ रहा है और फिर आखिर में सबसे आ रहा है यहाँ पर बी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया, बहुत ही छोटा सा सवाल है। इनमें से कौन 13वीं शती में प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो ऑप्शन जो दिया गया सही जवाब हो गया जयदेव। अब इस प्रश्न का जवाब आप जब सुमेलित वाले प्रश्नों को देख रहे थे पहले प्रैक्टिस सेट में, तो हमने कई बार बताया था कि हो सकता है कि वन लाइनर में भी पूछा जाए, जरूरी नहीं है कि हमेशा बड़े बड़े सवाल ही पूछे जाए। तो सही जवाब हो गया जयदेव। अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, सरोज स्मृति से रिलेटेड यहाँ पर। और हमने एक सीरीज चलाई हुई थी कि कविताओं की व्याख्या के पहले कविताओं के बारे में सार संक्षेप में बताते हुए महत्वपूर्ण पंक्तियों को हमने रेखांकित किया था। कुछ उसी तरीके से यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है।
सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहले है वो जो इसमें है कविता, आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पे 54 का सबसे पहले नंबर पे है तेरा वह जीवन सिंधु तरण, पहले नंबर पे हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है मैं कवि हूं प्रकाश पाया है प्रकाश, दूसरे नंबर पर हो गया। तीसरे नंबर पर है धन्य मैं पिता निरर्थक, ठीक है। इसके बाद हो गया चौथे नंबर पर आपका और भी फलित होगी वह छवि, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि 5वें नंबर पर है दुख ही जीवन की कथा रही, ठीक। तो इस तरीके से जो इसका यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन तीसरा है, ठीक है। पहले नंबर पर ई हो गया, दूसरे नंबर पर ए, तीसरे नंबर पे डी, चौथे नंबर पे बी और 5वें नंबर पर सी, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये इसका क्रम है, ठीक। तो सरोज स्मृति कविता से उठा लिया गया। ये टफ क्वेश्चन, मैं कहूं कि इजी है तो ये बेईमानी होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है, यह संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सही जवाब है आषाढ़ का एक दिन प्रियंगु मंजरी इस बात को कहती है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है सुमेलित वाला प्रश्न है, यहाँ पर एक तरफ निबंध दिया गया, दूसरे तरफ निबंधकार। तो इसमें से जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबसे पहले आ रहा है उसी को आपको मिलाना है। गवई गांव की गंध, तो मान लीजिए ये हो गया विवेकी राय का, ए का 3 हो गया। अब आप देखिए ए का 3 आप देख रहे हैं कि चौथा ऑप्शन में यहाँ पर हो रहा है, तो इस तरीके से आपका तुरंत जवाब यहाँ पर आ गया कि ऑप्शन चौथा हो जाएगा। यथासंभव आगे के लिए आप देखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका शरद जोशी। शिखरों के सेतु जो कि हो गए आपके शिव प्रसाद, ठीक। सी का 4 हो गया। वे और होंगे जो मारे जाएंगे, ये कौन हो गया, ये हो गया रघुवीर सहाय, ठीक। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा हो रहा है। 56 का अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। व्याकरण पर आधारित है कि विशेषण और विशेषण के प्रकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल रूप से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, मूल रूप से। तो उन्हीं का एक एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है और मिलान करना है। तो जैसे वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, तो डी का 1 हो गया। आप देख रहे हैं कि दो जगह डी का 1 दिया है, यानी कि एक राउंड हमें और चलना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। अब अच्छा दिया है, तो अच्छा क्या हो गया आपका गुणवाचक हो गया, ए का 3। तो ए का 3 भी 2 जगह दिया है, एक राउंड और आपको चलना होगा। सवा दिया है यहाँ पर, तो सवा क्या हो गया संख्यावाचक हो गया, यानी कि बी का 4 हो गया। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है 57 का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक। तो इसी तरीके से मिलान करना था। आगे के लिए आप ध्यान में रखिए कि कुछ क्या है परिमाणवाचक है जो कि क्लियर नहीं, ठीक। तो ये इसके यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरीके से सुमेलित हो पा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फूले ने, यहाँ पर ज्योतिबा फूले होना चाहिए था, ज्योतिराव लिख दिया है। फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला, तो इसका सही जवाब है 1848 ईस्वी में, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को दिया गया है और पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो देखिए कई किताबों में आप खोजेंगे प्रकाशन वर्ष नहीं मिलेगा, बड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, और हमने खोजा है इसको। कविता कलाप यहाँ पर दिया है जो कि सन 1909 ईस्वी में, लेखांजलि जो कि 1928 ईस्वी में है। आगे के लिए जरूर आप नोट कर लीजिए। कालिदास की निरंकुशता जो यहाँ पर है 1912 ईस्वी में। कुमार संभव 1902 ईस्वी में, और रसज्ञ रंजन जो रचना है 1920 ईस्वी में। तो इस तरीके से हम देखें तो कौन सा कूट यहाँ पर बन रहा है, 59 का कूट आप देखेंगे तो बनेगा बी ए ई डी और सी। तो इसमें हम मिलान करते हैं कि बी ए ई डी सी कौन हो रहा है, सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा, ठीक है। दूसरा इसका सही जवाब है। आप मिलान भी कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि कुमार संभव सबसे पहले नंबर पर है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आ गया कविता कलाप, फिर तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कि 1912
कालिदास की निरंकुशता। फिर चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं कि डी आ रहा है 1920, ठीक है, रसज्ञ रंजन। और सी लेखांजलि, कई जगहों पर देखेंगे आलोचनांजलि भी इनकी रचना, इसका नाम दिया गया। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि आधुनिक साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से लिया गया था, नामवर सिंह की पुस्तक से। और ये जब तक आप क्लोजली नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका आंसर देना मुश्किल है, फिर भी अनुमान से तो इसका आंसर दिया जा सकता है। प्रयोगवाद के संदर्भ में नामवर सिंह के कथन के बारे में दिया गया है। तो प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है, नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक में कहा। और आप देखेंगे कि पुस्तक आपके पास होगी तो 95 पेज नंबर पर देखेंगे तो इस बात को उन्होंने कहा है। तो ये तो कथन हो गया सही। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं, वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। ये कथन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी गलत है। आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युत्सु भाव का नारा दिया था, ये कथन यहाँ पर सही है, आप उसी पुस्तक में देख लेंगे, ठीक है। और देखेंगे आप यहाँ पर कि जो बताया गया कि प्रयोगवाद नाम भ्रामक है, क्योंकि इस नाम से भाव टपकता है कि इन कवियों ने प्रयोग को साध्य मानकर नया वाद चला दिया। ये यहाँ पर कथन क्या है, गलत है। तो इसका जो कूट बन रहा है, कूट एक बार मैं आप सभी को बता देता हूं कि इसका कूट बन रहा है ए, सी और डी, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब है यहाँ पर ए, सी, डी, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। 60 का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है असाध्य वीणा पर। तो मुझे बार बार कहने की जरूरत ही नहीं है, हिंदी कविता पर हमने काफी मेहनत की हुई थी इसी दिन के लिए कि अगर आप सीरियसली देखेंगे तो बढ़त बना लेंगे। लेकिन 0 रेटिंग का मैं टीचर हूँ, मेरी कई बार लोगों को आवाज भी समझ में नहीं आती है, दिमाग खराब हो जाता है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मेरी जो दूरदर्शिता उसको ध्यान में रखिए। भले कई संसाधनों की कमी है लेकिन जज्बा में कमी नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो आप बढ़त बना लेंगे। देखिए असाध्य बीड़ा पर हमने बहुत ही विस्तार से इसकी व्याख्या की थी और बताया भी था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा मोड़ ले लिया है, इसलिए कठिन हो गया, ये आसान नहीं था। यहाँ पर पूछा गया कि प्रियम्बत के नीरव एकालाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है, ठीक है। अब एक पद आप देखेंगे जिसमें प्रियम्बद बीड़ा उड़ा को रखने के बाद अपने से एकालाप करता है, जैसे मैं खुद कई बार करता हूं आप लोगों के साथ। तो प्रियम्बद एकालाप करते समय कुछ संबोधन करता है, उसी संबोधनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सवाल बन गया है। तो कौन सा संबोधन पहले है, ठीक है। पहले नंबर पर है ओ विशाल तरु, ठीक है। इसके बाद है ओ दीर्घकाय दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है ओ स्वर संभार, ठीक है। चौथे नंबर पे है ओ रस प्लावन और पांचवें नंबर पे है आपका ओ शरण्य। तो आप देख रहे हैं इसका जो कूट बन रहा है वो बन रहा है डी ए बी ई सी, डी ए बी ई सी। आप देखते हैं कि किसमें है डी ए बी ई सी, सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्नों का जवाब देना था, लेकिन एक कमरे में बैठकर और एग्जाम हॉल में बैठकर क्वेश्चन पेपर हल करना बहुत ही अंतर है, जमीन आसमान का भी मैं कहूं तो कम पड़ेगा, ठीक है। फिर भी विद्यार्थियों ने सही किया होगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध है इनका, ठीक है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, ये तीनों रचनाएं मुक्तिबोध की हैं। यानी जो कूट बनना चाहिए ए डी ई, अब हम देखते हैं कि ए डी ई कहां पर बन रहा है, ऑप्शन तीसरा है, ठीक है। क्वेश्चन 62 का सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। इतिहास और परंपरा इनकी रचना नहीं है, ठीक है। इतिहास और संस्कृति को ध्यान में रखकर इन्होंने जरूर कुछ लिखा था। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस, जैसा कि आप जानते हैं कि शाही जी की रचना है, ठीक है। तो बी तो बिल्कुल एकदम नहीं है। इतिहास और आलोचना नाम से जरूर नामवर सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी, सी भी इनका नहीं। सही जवाब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए डी ई हो रहा है, ठीक। अगला प्रश्न है फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ था। तो यहाँ पर सही जवाब है इसका सांध्य गीत, ठीक। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई, यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु थी। तो सही जवाब है 12 वर्ष थी, ठीक है।
तो यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए, आप लोग उसने कहा था कहानी को पढ़े भी होंगे और हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत पहले नायक और नायिका दोनों के उम्रों को बताया हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर भारत दुर्दशा के एक एक लाइन का हमने पाठ किया हुआ था और सावधान भी किया था। भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली और राग के नाम दिए गए हैं। इनका किन किन रागों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि लावनी का प्रयोग है। ठीक है, राग काफी भी इसमें है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि राग चैती गौरी भी है। ठीक, तो जो ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर CDE, ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। जिस भी विद्यार्थी का ये क्वेश्चन पेपर है उनका ये आंसर सही है यहाँ पर। ठीक, तो 65 का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है जो कि छकाने वाला प्रश्न है, जब तक आप नहीं ठीक से पढ़े रहेंगे नहीं बता पाएंगे। तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे? सही जवाब है मुन्नर, सोनई, जेदी। ठीक है, उसमें जिक्र किया गया है और कब का जिक्र किया गया है, जब सोवियत संघ रूस की चर्चा की गई है, उसको जोड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय राजनीति की तरफ मुन्नर, सोनई और जैदी नाम के जो भी पात्र हैं उन्होंने तुलसीराम को उस तरफ खींचा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो जिक्र किया गया, सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि भूल गलती, देखिए इस कविता का भी पाठ हमने किया था। इसमें कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में बताना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो इसका यहां पर है, पहले नंबर पर है पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद। फिर दूसरे नंबर पर है, जस्ट उसके नीचे की लाइन है, समूचे जिस्म पर लत्तर। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर है वह कैद कर लाया गया ईमान। फिर चौथे नंबर पर है बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। और 5वें नंबर पर है नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त। तो इस तरीके इसका जो सही कूट हो रहा है, पहला ऑप्शन है CAEDB। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये इजी क्वेश्चन नहीं था, कठिन में इसको माना जा सकता है। बहुत ही, अगर कोई कविता, वैसे कविता बोरियत वाली कई बार टॉपिक हो जाती है, लोग नहीं इसको पढ़ते हैं। मुझे इस बात को कहते हुए काफी खुशी हो रही है कि जब मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में गया हुआ था तो एक विद्यार्थी, उनका नाम मैं पूछना भूल गया, छात्रा ही थी, उन्होंने मेरे पास आकर कहा पहचानते हुए कि सर आपने जो कविता पढ़ाया था वो लाजवाब है, मैंने उससे काफी सहयोग लिया है। तो कई लोगों का दिल लगता है कविता में, कई लोगों का नहीं लगता है। तो ये प्रश्न कुछ उन लोगों के लिए ज्यादा स्पेशली होंगे जिनके दिल लगते हैं। वैसे कविता की व्याख्या और ये सब बड़ा बोरियत है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पूछा गया तो मुझे चीजें याद आ जा रही हैं, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, ताकि आगे जब आप दिसंबर की तैयारी करें तो इस चैनल पर विश्वास करें। विश्वास करेंगे तब आप व्यक्ति को पसंद करेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। पहले मुझसे प्यार कीजिए, फिर चैनल से प्यार कीजिए, फिर मेरे कंटेंट से प्यार कीजिए, तब आपको आनंद आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मिलान हमें करना है और बहुत ही इजी तरीके का है। यहाँ पर गोविंद मिश्र की जो रचना है दरख्तों के पार, तो आप देखेंगे कि A का 4 दिया गया, एक में ही दिया गया, सही जवाब हो गया 68 का। आप देख रहे हैं तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। इसका मतलब है कि C का 2 होना चाहिए, C का 2 भी हो गया यहाँ पर, और D का 3 होना चाहिए। ठीक है, रमेश चंद्र शाह का और राम शरण जोशी का हो गया। आगे के लिए ध्यान में रखिए, अपनों के पास अपनों से दूर, क्या है ये सब, यात्रा वृत्तांत है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? सतपुड़ा के जंगल कविता को भी मैंने पढ़ाया था। पिछली बार पूछा गया था किस जनजाति का इसमें उल्लेख किया गया है। इस बार पेपर बनाने वाले ने सतपुड़ा कविता को नहीं छोड़ा, पूछ दिया कि वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सही जवाब है ढोल का इसमें जिक्र किया गया। ठीक, और जनजाति कौन है, वो गोंड है। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मारुति मन रुचि भरत की लख लखन कही है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर, दूसरा है। और अगला प्रश्न है जाना माना, अगर इनसे सवाल पूछा नहीं जाएगा तो पेपर अधूरा माना जाएगा कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा,
किसका कथन है, तो आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना था, रामचंद्र शुक्ल। अब ये कथन कब उन्होंने कहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में पढ़ेंगे, प्रकरण 2 के अंतर्गत अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत कहा है। और अगर आप में धैर्य रहा होगा तो हमने जो आदिकाल रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के आधार पर एक एक लाइन पर क्वेश्चन बनाया हुआ था, सीधे सीधे वहां से उठा लिया गया है। क्योंकि सिलेबस लंबा चौड़ा हो जाता है और पढ़ने पढ़ाने वालों की संख्या ज्यादा है तो आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो सही टाइम पर कहा जाता है कि जब सुबह का भूला हुआ व्यक्ति शाम में वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। तो मौका है दिसंबर के लिए, अभी से आप लोग लग जाइए। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो शुक्ल जी को केंद्र में रख के दूसरा सवाल यहाँ पर है, रस मीमांसा 1949 ईस्वी में, जायसी ग्रंथावली आप देखेंगे इसका जो प्रकाशन यहाँ पर हुआ, जायसी ग्रंथावली का प्रकाशन हुआ है 1924 ईस्वी में, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में, गोस्वामी तुलसीदास 1923 ईस्वी में, भ्रमर गीत सार 1925 ईस्वी में, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले नंबर पर कौन आना चाहिए, बी होना चाहिए। तो देखा जाए तो इसका जो कूट यहाँ पर बन रहा है, चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो कूट बनेगा, बी पहले नंबर पे हो गया यहाँ पर, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं कि जायसी ग्रंथावली हो गया, ठीक, यहाँ पर दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे हो गया आपका भ्रमर गीत जो कि 1925 में हो गया तीसरे नंबर पे। और ई देख रहे हैं आप 1929 में इतिहास ग्रंथ हो गया चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे हो गया रस मीमांसा। तो ये इसका क्रम था। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, बी सी डी ई ए, ठीक। जो विद्यार्थी यहाँ पर लगाया और थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने वो किया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर है यहाँ पर, ठीक। अब कैसे आ जाएगा, सबसे पहले कैसे आ जाएगा ग्रंथ, ठीक है ना। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न है कि बिना दुख के सब निस्तार, बिना आंसू के जीवन भार, दिन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार, कवितांश किस कवि द्वारा रचित है। सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत, और ये पल्लव नामक कविता से लिया गया है। और आप जानते हैं कि पल्लव कविता को पढ़ाते पढ़ाते मैंने पूरा पसीना छोड़ दिया था, और क्योंकि लंबी कविता है लोग बोर होने लगते हैं, लेकिन सवाल देखिए यहाँ से पूछ लिया गया, सही जवाब हमें यहाँ पर बता दिया है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए काव्यशास्त्र के ग्रंथ दिए गए, रस गंगाधर जिसका समय 17वीं शताब्दी के आसपास में है, काव्य अलंकार जो कि 6वीं शताब्दी का है, साहित्य दर्पण आप देखेंगे कि 14वीं शताब्दी का है, काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी का है, ध्वन्यालोक लोचन जो कि 10वीं शताब्दी का है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सी जो है पहले नंबर पर है, फिर इसके बाद आ जा रहा है आपका डी, तो सी डी, ठीक है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब होगा तीसरा नंबर का ऑप्शन जो है सही होगा, जिस विद्यार्थी का पेपर उन्होंने भी सही दिया हुआ है, ठीक है, सी डी हो गया। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे हो गया बी, ठीक। तो इसको मैं नोट भी कर लेता हूं यहाँ पर ताकि आप आराम से करें, जल्दीबाजी में इन प्रश्नों को नहीं करना है क्योंकि आगे भी आपको एग्जाम में जाना है, ठीक है। और चौथे नंबर पे हो गया आपका साहित्य दर्पण वाला, चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे हो गया रस गंगाधर। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन तीसरा हो गया। और अगला प्रश्न जो कि हाल ही में एमपीपीएससी का जब हमने क्वेश्चन पेपर आप सभी को सॉल्व करवाया था, और थोड़ा जल्दी से मैंने सॉल्व करा दिया ताकि आप लोगों के पास वक्त नहीं था, ठीक है। 18 जून को आपका एग्जाम था और मैं उस पेपर को 9 जून को हुआ था और 10 जून को मैंने करवा दिया था, इसीलिए कि आप तड़के से इसका अध्ययन कर लें, आपको फायदा हुआ यहाँ पर। सोनाहा शब्द का अर्थ पूछ लिया यहाँ पर, जो कि सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, कुत्ता के अर्थ में। तो हमने 25 प्रश्नों के प्रामाणिक उत्तरों को आपके सामने रख दिया है, और जो भी सेट आपके पास होगा उस सेट में आप मिला लीजिए कि इस 25 में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने आंसर आपने सही लगाए हुए हैं। आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आगे मैं अन्य प्रश्नों के उत्तर पर बात करूंगा। अब सवाल उठता है कि जो इस बार का पेपर था उसका नेचर कैसा था, इजी था। जहां तक मेरा मानना है कि पेपर इजी में तो नहीं रखेंगे, इसको कठिन से थोड़ा सा हल्का सा आसान मानेंगे, क्योंकि देखने में प्रश्न छोटे हैं लेकिन थोड़ा सा घुमावदार है, ये टाइम टेकिंग वाले हैं। और चूंकि इस बार का ऑफलाइन एग्जाम था तो हम कई बार
OMR रंगते समय भी गलती से दूसरा ऑप्शन रंग देते हैं और समय की कमी हो जाती है। OMR सीटों में दिक्कत ये है कि समय की कमी हो जाती है, वैसे हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर कोई गोला धीरे धीरे रंग रहे हैं, कई गोले के बाहर भी चला जा रहा है, रंगने में टाइम लगता है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट में कई बच्चों के क्वेश्चन छूट भी गए होंगे। तो पेपर का जो नेचर था इसको मैं इजी में नहीं रखूंगा। भले बहुत सारे विद्वान आपको कह दें कि पेपर बहुत ही आसान था, 80 से ज्यादा सवाल उनके सही हैं, तो ये सब व्यूज पाने के लिए। लेकिन ईमानदारी से कहा जाए तो पेपर मायने रखता है। और NTA इस समय विवादों में भी था जब आपका पेपर हो रहा था, और तमाम अफवाहों के बीच में आखिरकार पेपर हो गया। तो आप मानसिक रूप से कितना उधड़ बुन में थे आप, लेकिन फिर भी आप एग्जाम देने गए। तो कहा जा सकता है कि पेपर आसान नहीं था। कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर मैं कहूंगा कि जिन भी विद्यार्थियों का प्रश्न 85 से लेकर 100 के बीच में सही हो रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के, वो सेफ जोन में। ठीक है, 80 से लेकर 100 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, नंबर की नहीं। यहाँ पर ध्यान में रखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो कि बचपना में अभी अपने जीते हैं, वो बोल देंगे कि सर आप मेरा तो 85 नंबर बन रहा है। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 85 से 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। आगे मैं हिंदी के अन्य प्रश्नों के उत्तरों के साथ उपस्थित होऊंगा। आप सभी व्याकुल रहे होंगे, तो मुझे लगा कि आप सभी के सामने आना चाहिए ताकि आपका मनोबल ऊंचा रहे। आगे ढेर सारे और एग्जाम होने वाले हैं, आप कमर कसकर बने रहिए और इस चैनल के बारे में लोगों को जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।